अगली हमारा जो सिद्धांत है वो है मीनिंग का सिद्धांत। मैंने आपको मीनिंग और हुसन के सिद्धांत के बारे में भी बात कहा था। एक्चुअली में मीनिंग का सिद्धांत जो आया था मीनिंग का, वो हर्टलैंड और रिमलैंड थ्योरी के अगेंस्ट आया था। उन्होंने जो स्पाइकमैन ने और जो मैकिंडर ने थ्योरी दी थी हर्टलैंड और रिमलैंड थ्योरी, उन्होंने कहा कि नहीं, दोनों ने बहुत ही संकुचित विचारधारा है। उन्होंने अपने क्षेत्रों को विकास करने के लिए ध्यान दिया था, उन्होंने अन्य क्षेत्रों को कमज़ोर करने की बात कही थी और एक क्षेत्र विशेष पर उन्होंने ध्यान दिया था। तो उनका कहा था संकुचित विचारधारा है, हमें उससे निकलना चाहिए। हमें सिर्फ महाद्वीपीय शक्ति के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, हमें सागरीय शक्ति के बारे में भी बात करनी चाहिए। तो इनका जो सिद्धांत था हर्टलैंड और रिमलैंड के विरुद्ध आया था और इन्होंने महासागरीय शक्ति और सागरीय शक्ति दोनों को सम्मिलित रूप से सम्मिलित किया था। और इनका मानना था कि ये शक्ति स्थिर नहीं है, ये कार्यात्मक होगी, कि जो व्यक्ति जैसा कार्य करेगा उसके आधार पर शक्ति का क्या होगा, रूपांतरण होता रहेगा। तो अब जो हम थ्योरी पढ़ेंगे वो अपनी हो जाएगी मैनिंग की और हुसन की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डोनाल्ड डब्ल्यू मैनिंग। डोनाल्ड मैनिंग, ठीक है, किसके अगेंस्ट आई थी? हार्टलैंड एंड रिमलैंड के अगेंस्ट, ठीक है। इनकी जो थ्योरी आई थी इन्होंने इसके विरुद्ध लिखी थी। इन्होंने इस दोनों को क्या कहा? संकुचित विचारधारा, संकुचित विचारधारा बताया। और इनका मानना था कि हमें दो तरीके से कार्यात्मक प्रणाली लेनी चाहिए, एक तो महाद्वीपीय और दूसरी महासागरीय या सागरीय। इस दोनों पे उन्होंने कहा कि किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र पे आप स्थित मत होइए। तो उन्होंने जब डायग्राम दिया, थोड़ा सा हार्टलैंड से छोटा इन्होंने क्षेत्र लिया था, लेकिन उन्होंने उसके बारे में बात की थी। हम बात कर लेते हैं अफ्रीका। इन्होंने जो क्षेत्र लिया था अपने सिद्धांत को समझाने के लिए, कैस्पियन सागर और वोल्गा तक का क्षेत्र लिया था, यहाँ से लेके इसके बाद तिब्बत और हिंदू कुश पर्वत से लेके और दक्षिण का ये भाग। तो इन्होंने लिया तो हार्टलैंड का ही पार्ट था, लेकिन हार्टलैंड से थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा इन्होंने लिया था मीनिंग ने अपने सिद्धांत क्षेत्र के। और इनका मानना था विश्व का सबसे ज़्यादा सिक्योर क्षेत्र जो है, सुरक्षित क्षेत्र, इन्होंने इसी को माना, सुरक्षित क्षेत्र। उनका मानना था कि प्राचीन काल में, चाहे हम चाइना की बात करें, चाहे हम भारत की बात करें, चाहे हम रशिया की बात करें, चाहे हम यूरोप की बात करें, तो पहले जो होते थे, अगर भारत का उदाहरण दें तो भारत पहले स्थलीय शक्ति पे विश्वास करता था। कारण क्या? कि भारत में जितने भी लोग आए उस समय, सारे के सारे कहाँ से आए थे? इधर से आए थे। ईरान, इराक, पुर्तगाल, ये वाला क्षेत्र यहाँ से कवर कर करके यहाँ से दर्रों के माध्यम से भारत में प्रवेश किया। तो उनको समझ में आया कि हमें स्थलीय शक्ति पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन जब ब्रिटेन आया, इंग्लैंड वाले आए, तो वो किसके माध्यम से आए? समुद्री मार्ग से आए, यहाँ से समुद्री मार्ग द्वारा आए। कहाँ से? ब्रिटेन से। तो उनको समझ में आया कि नहीं, स्थलीय शक्ति ही नहीं, पहले वो स्थलीय शक्ति पे जोर देते थे भारतीय, कि सारे जो आ रहे हैं वो पुर्तगाली हो, चाहे डच हो, चाहे ईरानी हो, इराकी हो, या उधर से जितने भी मुस्लिम्स आ रहे हैं वो सारे कहाँ से आ रहे हैं? यहीं से आ रहे हैं, कुवैत से आ रहे हैं। लेकिन उनको बाद में समझ में आया कि स्थलीय शक्ति के साथ साथ अब तो जलीय शक्ति भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रिटेन से जो सबसे लंबे समय तक हम पे शासन किया था, उपनिवेश रहे थे हम इतने समय, तो वो समुद्री शक्ति की ओर अग्रसर। ये हमें सिर्फ स्थलीय शक्ति पे ही जोर नहीं देना है, हमें किसकी ओर अग्रसर होना है? समुद्री शक्ति की ओर भी। इसीलिए इन्होंने मीनिंग ने कहा था कि हमें महाद्वीपीय सुरक्षित क्षेत्र के साथ साथ महासागरीय सुरक्षा के बारे में भी बात करनी चाहिए और उन संसाधनों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। तो उनका मानना था कि हमें संकुचित विचारधारा, देखिए तो एक संकुचित क्षेत्र था, लेकिन उन्होंने वर्तमान में बदलते परिवेश को ध्यान रखा और उन्होंने कहा कि व्यक्ति के कार्य की प्रणाली से हम उन क्षेत्रों को बदल सकते हैं। पहले मैंने कहा, आपको भारत का उदाहरण दे रही हूँ, पहले कहाँ से कार्य हो रहे थे? लेना देना,
आना जाना सारा कहाँ से हो रहा था, हमारा स्थलीय मार्ग से। तो उन्होंने स्थलीय मार्ग की तरफ ध्यान दिया। लेकिन जब उनको लगा कि नहीं, पूरा समुद्री मार्ग से भी सारा कार्य हो सकता है भारतीयों का, तो भारतीयों का रुझान कहाँ गया, बंदरगाहों की तरफ गया, क्योंकि वहाँ से आसानी से ज़्यादा माल, देखो स्थलीय मार्ग से इतना माल नहीं आ सकता जितना जहाज़ों पर लाद के लाया जा सकता है या बेचा जा सकता है, आयात निर्यात प्रणाली काम कर जा सकती है। तो इसीलिए इन्होंने कहा था कि हमें क्षेत्र विशेष में संकुचित न होकर हमें ऐसे क्षेत्र में बदलाव करते रहना चाहिए जो कि हमारे लाभकारी हों। तो ये सिंपल सी इनकी परिभाषा थी, बस हार्टलैंड और रिमलैंड के विरुद्ध इन्होंने अपनी परिभाषा, जो विचार थे वो दिए थे। इनकी बुक आई थी वेस्टर्न पॉलिटिकल क्वार्टरली, बुक का नाम है वेस्टर्न क्वालिटी 1950 में, ठीक है। वेस्टर्न पॉलिटिक क्वालिटी इनकी बुक का नाम था, पॉलिटिकल क्वार्टरली, पॉलिटिकल क्वार्टरली, ठीक है। 1950 में इनकी बुक आई थी और इसमें पूरे में उन्होंने सिर्फ इसी के बारे में बात कहा कि इन्होंने तो अपने क्षेत्र की बात करी, इन्होंने अपने रिमलैंड में स्पाइकमैन ने अपने क्षेत्र की विकास की बात की और हार्टलैंड में मैकिंडर ने अपने क्षेत्र के बारे में बात की। लेकिन उन्होंने किसी एक क्षेत्र पर विशेष के लिए बात तो की, लेकिन समय के साथ उसमें बदलाव के लिए भी इन्होंने एक रास्ता खुला छोड़ दिया था। तो ये थी हमारी डोनाल्ड डब्ल्यू मीनिंग का सिद्धांत। दूसरे सिद्धांत की अगर बात करें हम, तो उसके DJM हुसोन, हुसन भी मिलेगा आपको, हुसोन भी मिलेगा, जो भी है DJM इनका फुल नाम है, DJM हुसोन या हुसन के नाम से। अगर स्पेलिंग के अकॉर्डिंग देखो तो HWSON हुसन, ठीक है, ये इनका नाम है इंग्लिश में। तो आपको स्पेलिंग देख ली, कई बार देखिए हिंदी की बजाय इंग्लिश को सही माना जाता है तो इंग्लिश की वर्ड देख लिया कीजिए। इनकी बुक आई थी अ न्यू सोवियत हार्टलैंड, ये इनकी बुक का नाम है न्यू सोवियत हार्टलैंड। और इनकी बुक जो आई थी 1964 में आई थी। ईयर याद रखना, बुक में बार बार कर रही हूँ, बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ज़्यादातर एग्जाम में जब हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं तो जितने भी एग्जाम है या तो ईयर पूछते हैं या बुक का नाम पूछते हैं या कोई विशेष सिद्धांत हो उसके बारे में, इससे ज़्यादा यहाँ से और कोई क्वेश्चन आता नहीं है। तो फोकस हमें इन्हीं चीज़ों पर रखना है कि हमें बुक और किस ईयर में और या किसी का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सिद्धांत किसने दिया था। इससे ज़्यादा पॉलिटिकल ज्योग्राफी में कुछ नहीं पूछा जाता, क्योंकि देखिए अब रिटन तो होते नहीं है एग्जाम, ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन वो निकाल नहीं सकते। तो इन्होंने भी हृदय क्षेत्र की जो मूल क्षेत्र परिभाषित किए थे उनके बारे में बात की थी। इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था, उन्होंने कुछ चीज़ें इनमें क्या इन्होंने ऐड की थी, जनसंख्या वृद्धि दर, पहला पॉइंट कि किस क्षेत्र में जनसंख्या कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। दूसरी इन्होंने लिखी नगरीकरण की दर। नगरीकरण कब बढ़ेगा? जब हमारा द्वितीयक तृतीयक व्यवसाय डेवलप होंगे और ग्रामीण जनसंख्या अपने रोजगार के लिए नगरों की तरफ आएगी, तो विकास का स्तर बढ़ रहा है। तीसरा इन्होंने कहा था स्थानांतरणशील संसाधन, कि ऐसे कितने संसाधन हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाए जा सकते हैं या उनको वहां पे प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। और एक होता है प्रजातीय विशेषताएं। प्रजाति मतलब प्रजाति समानता है या अलग अलग प्रजाति वर्ग के लोग हैं। तो देखिए जब सांस्कृतिक धार्मिक स्तर चेंज हो जाता है तो कहीं ना कहीं मतभेद की स्थिति आती है। तो प्रजातीय विशेषताओं को उन्होंने कहा था ऐतिहासिक सहयोग, ऐतिहासिक
सहयोग, इसमें सहयोग और असहयोग हम दोनों के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि कई जगह होता है सहयोग या सह अस्तित्व। सह अस्तित्व की बात, तो इन्होंने इन सब तत्वों को लेके, इन सभी तत्वों को लेके, और भी थे छोटे छोटे विकास करते हैं, तो इन्होंने जो क्षेत्र लिया था वो लिया था मॉस्को से कैस्पियन सागर के बीच का क्षेत्र। ठीक है, इस क्षेत्र के बारे में उन्होंने बात की थी। तो उन्होंने कहा था वहाँ पे जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, तो जितना मैंने कहा था जिसके पास जितनी ह्यूमन पावर होगी वो वर्ल्ड में क्या माना जाता है, स्ट्रॉन्ग कंट्री माना जाता है। लेकिन उस ह्यूमन पावर में ये नहीं है कि बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा हो। जैसे चाइना की बात करें, चाइना में पॉपुलेशन बहुत है, लेकिन वर्तमान में जब गणना हुई तो वहाँ वृद्धों की संख्या बढ़ गई और जो कार्यशील जनसंख्या है, जो युवा वर्ग है, वो वहाँ कम हो गया। तो वृद्धिशीलों को तो हम उसमें काउंट नहीं करेंगे। इंडिया की बात करें, इंडिया क्यों स्ट्रॉन्ग है कि हमारे यहाँ वृद्धों की संख्या की अपेक्षा जो युवा वर्ग है वो बहुत ज़्यादा है, और जिस देश के पास युवा वर्ग ज़्यादा होगा वो क्या माना जाता है, उसका विकास अच्छा माना जाता है, क्योंकि उनके पास कार्यशील जनसंख्या है। नगरीकरण की तरह देखिए, जितना क्षेत्र विकास होगा नगरीकरण उतना बढ़ेगा। स्थानांतरित संसाधन, एक संसाधन का दूसरे संसाधन पर क्या प्राप्ति की जा सकती है या उसको वहाँ लाया जा सकता है, ये सारी प्रजातीय विशेषताएं, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आधार पर हम प्रजातीय विशेषताओं की, ऐतिहासिक सहयोग। और देखिए अगर हम बात करें ऐतिहासिक सहयोग की, तो भारत और रशिया का सहयोग शुरू से, हम जब कहते हैं स्थलीय क्षेत्र में कि रशिया ने भारत की कई बार सहयोग किया है, तो हम आज भी उसके मित्रतापूर्ण हमारे संबंध हैं। लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तित हुआ, हमारा न केवल रशिया से बल्कि जापान से, अब तो अमेरिका से भी हमारे संबंध हैं। तो हमने अपने आप को क्या किया, वैश्विक स्तर पर बढ़ाया है, हमारे संबंध बढ़ाए। जितने आपके संबंध अपने पड़ोसी और पास के देशों से बढ़ते हैं, उतनी आपका शक्ति क्या होती है, स्ट्रांग होती है। क्योंकि आप किसी बात को किसी के सामने रखेंगे तो आपके सहमति में भी तो कोई होना चाहिए उस बात को प्रदर्शित करने के लिए। और जब आपके पास जितने ज़्यादा वोट होंगे, सीधी सी बात है, आप देखिए इलेक्शन होता है जिसपे जितने ज़्यादा वोट होंगे उसी को क्या चयन कर लिया जाता है। तो इसी के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से, आपसी संपर्क के माध्यम से हम अपनी शक्ति को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आर्थिक सहायता ले सकते हैं, दे सकते हैं, टेक्नोलॉजी का लेन देन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को इन्होंने कहा था कि अगर हम ध्यान दें तो हम विकास के स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। इन्होंने कैस्पियन सागर प्लस में इसमें एक और ऐड करी, काला सागर क्षेत्र भी आया था। काला सागर वाला क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित है। मैं डायग्राम में आपको बता ही चुकी हूँ कैस्पियन सागर और काला सागर के बारे में, जो कि इन्होंने कहा था कि जो अगर मॉस्को से मैं काला सागर तक वाले क्षेत्र की बात करूं तो ये ज़्यादातर सोवियत संघ के कंट्रोल में था। ये क्षेत्र पूरा का पूरा सोवियत संघ के पास था। तो सोवियत संघ के जब पास था तो उनके क्षेत्र रहा है। और इसमें अगर बात करें तो बेकाल झील तक का जो स्टेपी क्षेत्र है वो भी आ जाता है, नवीन सोवियत हृदय से स्थल है। अगर कार्यात्मक तौर पे कहें तो मूल क्षेत्र अंतर संबंधित है, और इनका पूरा सिद्धांत जो था, सीधी सी बात है, मॉस्को, काला सागर मतलब सोवियत संघ की बात कर रहे हैं, प्राचीन सोवियत संघ, और पूरे विश्व में सोवियत संघ को एक विश्व शक्ति के रूप में बताना कि इनके पास ये सारी चीज़ें, इसलिए हम क्या हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, हम लेन देन कर रहे हैं। अब इनकी शक्ति को बताना ही इनके सिद्धांत का उद्देश्य था। तो इन्होंने कोई विशेष बात कही नहीं थी, ना मीनिंग ने कही थी, ना हुसैन ने, बस इन्होंने औरों के सिद्धांतों को देख के इन्होंने भी अपने क्षेत्र विशेष पे संकुचित एक विचारधारा रखी थी, इससे सोवियत संघ के जो शक्ति है उसको विश्व स्तर पर बढ़ाने और उसको दिखाने के लिए। तो ये हो गया हमारे DJM हुसैन का या हुसैन का विचार।